नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हमारा आज का विषय है अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो इस क्रम में जो हमारा पहला गुणधर्म है अम्ल, धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो देखिए, मैंने एक बच्चों एक व्यवस्था चित्र बनाया। ये परख नली में मैंने धातु लिया हुआ है, ऊपर थिसल फनल है और ये एक निर्गत नली है, और अम्ल को मैं थिसल फनल से डालता हूँ। और अम्ल को डालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि अम्ल की मात्रा इतनी हो कि जो थिसल फनल का निचला स्तर है उससे थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस दौरान कौन सी गैस निर्मित होती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस रास्ते से बाहर ना निकले, वो केवल निर्गत नली से, निकास नली से ही बाहर निकले। और देखिए बच्चों, हमने इस हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल में से गुजारा। अब सवाल उठता है, हमने हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल में से क्यों गुजारा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमें ये परीक्षण करना है कि क्या ये निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है या और कोई गैस है। तो इसके लिए परीक्षण हाइड्रोजन गैस का एक आसान सा परीक्षण होता है। जब हाइड्रोजन गैस के पास आप जलती माचिस की तिल्ली लाते हैं तो एक विस्फोट होता है, एक धमाका होता है। तो ये हमारे इस गतिविधि या इस एक्सपेरिमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक विस्फोटक गैस है। तो अगर हम किसी तरह से इस हाइड्रोजन गैस की मात्रा को सीमित कर दें तो ये प्रयोग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल में से गुजारते हैं, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस अब छोटे छोटे बुलबुलों में कैद हो गई है और हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में नहीं निकल सकती। और आप जब इन बुलबुलों के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती लाएंगे तो ये धमाके के साथ फटेगी, पॉप ध्वनि उत्पन्न करेगी, जिससे कि हम ये निश्चित कर लेते हैं कि जो उत्सर्जित गैस है वो हाइड्रोजन है या नहीं। तो देखिए, हमने मुख्य रूप से 3 अम्ल लिए हैं: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। धातु तो हमारे पास बहुत सारे हैं। मान लीजिए हम जिंक ले लेते हैं, तो जो जिंक है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, हाइड्रोजन के धनायन को विस्थापित करता है, जिसके फलस्वरूप जिंक क्लोराइड नामक लवण बनता है और साथ में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से जिंक अम्ल में से किसको विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन के धनायन को, लवण बनेगा और साथ में कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, हाइड्रोजन गैस। अगर हम इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं की तुलना करें या हम प्रयोग द्वारा जो सेटअप मैंने आपको बताया था इन अभिक्रियाओं को संपन्न करें, तो क्या कुछ अंतर पाएंगे आप? जी हाँ, आप ये पाएंगे कि जो हमारी दूसरी अभिक्रिया है, इसमें पहली अभिक्रिया की तुलना में अधिक हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। कैसे? अगर आप देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने 2 संख्या लिखी है, इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु मिलकर केवल एक हाइड्रोजन गैस के अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, इसके आगे हमने कोई संख्या नहीं लिखी थी, तो इसका अर्थ है सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने अणु हैं, 1। और यहाँ एक अणु हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करता है और यहाँ पे 2 अणु मिलके एक अणु हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो जाहिर बात है, इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होंगे वो पहले समीकरण की तुलना में दुगने होंगे। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करती है, लवण बनाती है और साथ में कौन सी गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस। बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर ये सक्रियता श्रेणी लिखी हुई है, और जो सक्रियता श्रेणी होती है ये घटते क्रम में होती है। घटते क्रम का मतलब जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है ऊपर, उससे कम अभिक्रियाशील उससे नीचे, उससे नीचे, नीचे। और आप देखेंगे मैंने सारे धातु लिखे हुए हैं, लेकिन बीच में मैंने हाइड्रोजन लिखा और हाइड्रोजन क्या है धातु है। यह इसलिए कि जो जितना ज्यादा क्रियाशील धातु होगा वो उस अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। तो देखिए, जो भी धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो सब अम्लों में से, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, ये हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील हैं और इस कारण ये अम्लों में से
हाइड्रोजन के धनायन को विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। लेकिन आप इन धातुओं को देखिए, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। इस कारण कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता, और जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो सभी के सभी हाइड्रोजन को अम्लों में से विस्थापित कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अम्लों और धातुओं की अभिक्रिया। इसी प्रकार जो सारक होते हैं वो धातु से क्रिया नहीं करते, लेकिन एक दो अपवाद हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सामान्यतः सारक धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन अपवाद भी हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जिंक से अभिक्रिया कर रहा है, लवण बना रहा है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी कर रहा। बच्चों, अब हम अम्ल और सारकों का दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे। देखिए, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, जो जिसमें धातु भी हो और कार्बोनेट भी हो। कार्बोनेट का क्या सूत्र होता है? CO3। मैंने आपको विभिन्न प्रकार के सूत्र बनाने सिखाए थे। तो यानी जिसमें धातु भी हो और बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट भी हो। या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु है और हाइड्रोजन कार्बोनेट नामक बहुपरमाणुक आयन है। तो इनके सूत्रों में धातु भी होगा या तो देखिए, जो हमारा पहला गुणधर्म है, धातु कार्बोनेट किससे क्रिया करता है? अम्ल से। तो क्या बनता है? लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण, जल और साथ में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक सरल सी क्रिया। आप देखिए, मैंने पहले एक धातु कार्बोनेट लिया हुआ है। धातु कार्बोनेट, देखिए इसमें धातु क्या है? सोडियम है, और कार्बोनेट एक बहुपरमाणुक आयन है। और मैंने आपको सूत्र निकालने बताए थे बेटा। तो सोडियम कार्बोनेट किससे क्रिया कर रहा है? अम्ल से क्रिया कर रहा है। तो देखिए बच्चों, मैंने एक व्यवस्था चित्र बनाया हुआ है। ये हमारी परख नली, परख नली के अंदर अम्ल है और थिसल फनल है। थिसल फनल में ऊपर से क्या डालते हैं? धातु कार्बोनेट। और ये नलिका भी किसके? अम्ल के अंदर दबी हुई है, ताकि इस नलिका से गैस वापस बाहर ना निकल सके। तो अब गैस के निकलने का केवल एक रास्ता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहां से निकल के बाहर आ जाती है। बच्चों देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका था, सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है। किसके साथ क्रिया कर रहे हैं? यहाँ पे अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्या बन रहा है? लवण बन रहा है। तो यहाँ पे लवण का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। साथ में जल उत्पन्न हो रहा है, और कौन सी गैस उत्पन्न हो रही? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से हमारी दूसरी अभिक्रिया को देखिए। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बन रहा है? लवण बन रहा है। क्या बन रहा है? जल बन रहा है। क्या उत्पन्न हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है। अगर आप इन ऊपर वाली दो अभिक्रियाओं को देखें, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक अग्निशमक यंत्र बनाया हुआ है। इस अग्निशमक यंत्र में भी इस अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है। यहां पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया जाता है, और जो ऊपर पात्र देख रहे हैं लाल रंग से बनाया हुआ है, इसके अंदर अम्ल होता है। जब आप इस नॉब को दबाते हैं तो ये बर्तन टूट जाता है, और जिससे कि आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल संपर्क में आते हैं, और साथ में क्या उत्पन्न होता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है और आग को बुझा देती। तो अग्निशमक यंत्र भी इस अभिक्रिया पर आधारित है। अब आप हमारी तीसरी अभिक्रिया देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। यह भी एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है, अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। क्या बन रहा है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, जो संगमरमर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। संगमरमर की बात करते ही आपके मस्तिष्क में एक स्मारक आ गया होगा। जी हां, ताजमहल किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। तो बच्चों, जब अम्लीय वर्षा, अब अम्लीय वर्षा क्या है आप जानते हो? ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल भी हो। जब अम्लीय वर्षा संगमरमर की इमारत पर, स्मारक पर पड़ेगी तो क्या होगा? यही वाली अभिक्रिया होगी। तो यानी कि अम्लीय वर्षा हमारे स्मारकों को, जो संगमरमर से बने हैं, को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इन सभी अभिक्रियाओं में कौन सी गैस उत्पन्न हो रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम कैसे जानते हैं किस अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? तो यानी हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एक साधारण सा परीक्षण है। आप इस व्यवस्था चित्र को देखिए, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है वो चूने के पानी से क्रिया करेगी। तो देखिए, वो अभिक्रिया मैंने लिखी हुई है। देखो, जो चूने का पानी है वो रंगहीन है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो ये एक नया पदार्थ बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील है। देखो बच्चों, ध्यान देना, जो वस्तुएं घुलनशील होती वो जल में गायब हो जाती हैं। नमक जल में घुलनशील है, और हम उसको कैसे दर्शाते हैं? मैंने बताया था, जो चीज जल में घुल जाए, उस घुलनशील हो, तो उसके बाद हम क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं? AQ। तो यानी कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक विलयन है। ये जल में घुलनशील है और ये रंगहीन भी है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ रहा तो एक अघुलनशील पदार्थ बन गया। जो चीज अघुलनशील हो उसको हम ठोस अवस्था में दर्शाते हैं, और जो ये नया पदार्थ बना है इसका रंग सफेद होता है। तो जिससे कि जो ये हमने चूने का पानी लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, उसका रंग कैसा हो गया? दूधिया हो गया। और यही हमारे इस परीक्षण का कंफर्मेशन है कि जो निकलने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से क्रिया करने पर दूधिये रंग का विलयन प्रदान करती है। इसी प्रकार से जब हम उच्छ्वसन करते हैं, यानी जब हम निश्वसन करते हैं, हम गैस को बाहर छोड़ते हैं, तो हम जानते हैं कि हम जो गैस छोड़ रहे हैं उसमें से एक मुख्य रूप से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो उसका परीक्षण भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। जब आप मुंह से श्वास छोड़ोगे, इसके अंदर हम चूने का पानी लेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके संपर्क में आएगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो सफेद रंग का होता है। तो ये चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो जो ये सिद्ध करता है कि हमारे इस श्वसन के दौरान बाहर निकलने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, आजकल तो डिस्टेंपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पहले क्या होता था? घरों को पेंट करने के लिए सफेदी का प्रयोग करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इस चूने को हम पानी में मिलाते थे, जिससे बुझा हुआ चूना मिल जाता था, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। और फिर ये जो आपने बुझा हुआ चूना प्राप्त किया है, इसको दीवारों पर ब्रश की सहायता से पोत दिया जाता था। तो जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, बुझे हुए चूने को दीवार पे पोता जाता था, तो दीवार का रंग सफेद नहीं आता था। लेकिन अगले दिन, पोतने के अगले दिन आप ये पाते थे कि जो दीवार है वो एकदम सफेद हो गई। क्या कारण है? यही अभिक्रिया। क्योंकि जो आपने बुझा हुआ चूना पोता था वो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संपर्क में आ गया। तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रंग सफेद होता है। तो जो सफेदी है वो पोतने के एक दिन बाद ज्यादा अच्छे ढंग से नजर आती है। अच्छा बच्चों, जो मैं आपको बता रहा था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करते हैं, जो गैस हम छोड़ते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं, परीक्षण के वक्त बहुत ज्यादा फूंक मार देते हैं। भाई देखो क्या है, अगर आप
फूंक मार रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से क्रिया करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, तो इसका रंग दूधिया हो जाएगा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके मुंह से जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा फूंक मार देते हैं, हमारा जो चूने का पानी है वो और भी ज्यादा दूधिया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक अभिक्रिया और हो जाती है। जब आप अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को फूंक के रूप में परख नली में डालते हैं, तो जो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, अब थोड़ी परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि हमारे पास क्या बन चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, जिसका रंग दूधिया था, और जल तो पहले से ही उसमें उपलब्ध था और आपने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान कर दी, तो एक नया यौगिक बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो यानी कि जरूरत से ज्यादा फूंक मारने पर चूने का पानी जो दूधिया रंग का हुआ था वो दोबारा क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है।